Good afternoon to all doctors. I am Dr. Firdaus Alam from Talakpata, Hyderabad. My YouTube channel's name FEDA Doctors Academy, Firdaus Electro-Homeopathic Doctors Academy. Please subscribe my channels and share, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, जिसके वजह से आपकी पूरी नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए कि ये पब्लिकलाइज यूट्यूब चैनल का ये लास्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद जो रहेगा सो आपको प्राइवेट रहेगा। जिसके पास जो ग्रुप में ऐड है उन्हीं के पास वो नोटिफिकेशन जाएगा, और जो उनके पास जो ग्रुप में ऐड है, जो पेड क्लासेस में है, उनके पास ही वो नोटिफिकेशन जाएगी आपको। ठीक है, तो ये जिसको भी ऐड करना है या तो जो भी उससे बिलोंग कुछ बात करना है तो आप बात कर सकते हैं। उसमें कॉन्टैक्ट में नंबर दिया हुआ है 8125664423। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक्स है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज है, जो हमारा पेट्रोलाज। जो पेट्रोलाज को जो सिर्फ हम जानते हैं, एक ही विशेष पे जानते हैं कि जो हमारा काम करता है लंग्स रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पे, यानी लंग्स के रिलेटेड से जानते हैं। लेकिन फिर वही बात अगेन आता है कि जो हमारा रेमेडी जो है सो एक ऑर्गन पे वर्क करने के लिए कई प्लांट्स का एक्शंस रहता है। तो उसी तरह से हमारा जो प्लांट्स है P1 में हमारा 6 प्लांट है, जो इसमें बहुत ऐसे प्लांट हैं कि जो कई रेमेडीज में ऐड है। जो F1 में भी है, कुछ C1 में भी है, कुछ और भी प्लांट्स, जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जो कई रेमेडीज में उसको ऐड किया गया है, जिसके कारण से हमारा कोई भी पेट्रोलाज नाम के सिर्फ लंग्स पे एक्शन करना उसका मकसद नहीं होता है। लेकिन इसको बोला जाता है, हमारा पेट्रोलाज को जो बोला जाता है कि लफ्ज़ हमारा टिश्यूज रेमेडीज बोला जाता है, टिश्यू हीलर बोला जाता है, सेल्स हीलर बोला जाता है इसको। यानी सेल्स कहीं पे भी डैमेज हो रहा है तो उस चीज को मतलब यानी वो हील करने के लिए। अब सोच लीजिए कि जब हील करने की बात है तो हमारा कोई सा भी डिजीज अगर फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तक हमारा अबनॉर्मल रहता है, फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों अबनॉर्मल रहता है। उसके बाद जो होता है जब उसमें एब्सेस के रूप में आ जाता है, यानी सड़ने गलने की प्रक्रिया में आ जाती है, तो हमारा सेल्स वहां पे डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशंस में हमारा P2 का या P1 का पेट्रोला ग्रुप का हमारा एक्शन चालू हो जाता है। जिस तरह से कोई सी भी डिजीज को आपको बिगड़ते हुए रूप में चला गया, लफ्ज हमारा लंग्स से शुरू होता है, इसलिए लंग्स और उसका एक्शन दिया गया है कि लंग्स का जो सेल्स होता है बहुत सॉफ्ट होता है, जो वाटर फ्लूइड को एब्सेस के रूप में बदलने में उसको वक्त नहीं लगता है, जिसके कारण से ये लंग्स का पहला रेमेडी माना जाता है, यानी लंग्स पे इसको एक्शन करने वाले में माना जाता है। लेकिन उसी तरह से अगर कहीं पे भी हमारा डिजीज अगर कवर से अनकवर में चला जाता है, कंट्रोल से अनकंट्रोल में चला जाता है, तो हमारा सबसे पहला एक्शन उसमें एब्सेस होता है, यानी ब्लड का क्लॉटिंग होने के बाद हमारा क्या होता है, वो एक वाटर फ्लूइड के रूप में जमा होता है, और जमा होने के बाद उसका नाम ही चेंज हो जाता है। पहले वाटर फ्लूइड, फिर एब्सेस। पहले ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होना, वो उसका कलर से डिस्कलर हो जाना, उसके बाद हम उसको एब्सेस के रूप में बोले तो पस बनना शुरू हो जाता है। तो हमारा ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, लंग्स का बिगड़ा हुआ रूप होता है, इन्फेक्शन का बिगड़ा हुआ रूप होता है। निमोनिया क्या होता है, फर्स्ट फीवर आता है, फीवर आने के बाद अगर उसको कवर नहीं करते हम तो क्या होता है, टाइफाइड में रूप होता है। तो टाइफाइड को अगर कवर नहीं करते हैं तो हमारा निमोनिया में होता है। जब निमोनिया में नहीं होता है तो फिर आपका हमारा ट्यूबरकुलोसिस में होता है, और ट्यूबरकुलोसिस में अगर वही कवर नहीं होता है तो हमारा लंग्स कैंसर के रूप में तब्दील हो जाता है। तो लंग्स कैंसर क्या है, या कैंसर क्या है, किसी भी बीमारी का बिगड़ा हुआ रूप को एक नाम रखा गया है कैंसर, यानी जरूरत से ज्यादा कलेक्ट हो जाना और जरूरत के मुताबिक उसमें सर्कुलेशन न होना। दो तरह से होता है, एक वाटर फ्लूइड के रूप में आपको कैंसर रूप में देखा जाएगा, और दूसरा एक हार्डनेस के रूप में कलेक्ट किया जाता है। जैसे ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर पहले क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड होने के बाद वो सर्कुलेशन नहीं होने के कारण वो एक दूसरे में फिर वो पिघलना शुरू हो जाता है। जब जाकर के सेल्स डैमेज होने के बाद उसका भी फिर चेंज होकर के वो कैंसर के रूप में आ जाता है। तो अब बोला जाता है कि हमारा P ग्रुप लफ्ज जो हमारा बोला जाता है क्या, कि टिश्यूज हीलर, यानी टिश्यूज को कवर करने वाले रेमेडी है। अब सोच लीजिए, हमारा सबसे पहला सेल्स,
सेल्स के बाद टिश्यू, और टिश्यू के बाद ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद हमारा सिस्टम, और सिस्टम के बाद हमारा ह्यूमन हो जाता है। तो जब हमारा सेल्स ही अगर हमारा हील नहीं होगा, सेल्स ही हमारा रिपेयर नहीं होगा, तो हमारा ऑर्गन कैसा रिपेयर हो सकता है? जब ऑर्गन रिपेयर हो गया तो हमारा सिस्टम बैलेंस हो जाता है, जब सिस्टम बैलेंस हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल हो जाता है। तो इसीलिए कितने इंपॉर्टेंट होता है कि जो सेल्स से रिलेटेड, तो इसीलिए हमारा कहा था इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसे रेमेडीज है, एक ऐसे पैथी है कि जो हमारे ऑर्गन पे वर्क करता है। कई डॉक्टर से ही बोला जाता है कि ऑर्गन पे कैसा वर्क करेगा। ऑर्गन किससे कनेक्टेड है? टिश्यू से, और टिश्यू किससे कनेक्टेड है? सेल्स से। तो हम कोई भी डिजीज को अगर हम कवर करते हैं तो हम सेल्स को कवर करते हैं, सेल्स को रिपेयर करते हैं, सेल्स को प्रोडक्ट करते हैं, तैयार करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं। टॉक्सिन है तो उसको रिफ्रेश करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, लिम्फ को हम प्योर करते हैं, ब्लड को प्योर करते हैं, हमारा सेल्स प्योर हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि हमारा P1 का जो आपको जो नंबर 1 जो माना जाता है, इसका प्रभाव मेन रूप से हमारा वेंट पाइप, जो हमारा सांस लेने की जो नली है, यहां से हमारा P1 शुरू होता है। समझिए हमारा टंग्स से भी शुरू होता है, और टंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से बैंड पाइप से जो नीचे उतरते चला जाता है, तो हमारा P1 का पेट्रोला का एक्शन चेंज होते चला जाता है। फिर P1, फिर P2, फिर P3, P4। तो उसी तरह से स्टेज है हमारा, जिस तरह से S1 है, S2 है, S3, S4 है, उसी तरह से P1, P2, P3 है। जिस तरह से हम पहले सेल्स पे काम करते हैं तो S1, C1, उससे और टिश्यू पे काम करते हैं तो H2, C2, उससे और हार्डनेस पे काम करते हैं तो हमारा S3, C3, उससे और हार्डनेस पे काम करते हैं तो S4 और C4 काम करते हैं कि बोन पे रिलेटेड काम करता है, लेकिन बोन पे एक मकसद बनाया गया है, एज कंपेयर हार्डनेस टू बोन। यानी बोन जिस तरह से हार्ड होता है, उस तरह से भी अगर हार्ड बॉडी में ग्लैंड अगर सिक्रेशन नहीं हो रहा, स्टोरेज हो रहा है, कलेक्टिंग हो रहा है, तो उस कंडीशंस में भी हमारा C4 वहां पे डायलेट कर देता है। तो इसलिए हम कहते हैं S4 को कंडीशंस C4 से, इसलिए कि S2 और बेन1 को मिलाकर के S4 बनाया है। तो S2 का काम है ग्लैंडुलर रेमेडीज है, और बेन1 का हमारा इन्फेक्शन बॉडी से बाहर करने का है। तो दोनों मिला के S4 जो है सो फंक्शनल रेमेडीज है, और C4 हमारा स्ट्रक्चरल रेमेडी है। दोनों मिलकर के ये कॉपरेट करता है। तो उसी तरह से P1 जो है सो हमारा बाइंड पाइप पे असर करने वाला है, यानी फर्स्ट इन्फेक्शन अगर किसी को गले में खराश जैसा महसूस हो रहा है तो वहां पे नंबर 1 हमारा P1 माना जाता है। उसके बाद कहता है कैपिलरीज। अब देखिए कैपिलरीज पे इसका एक्शन होता है, और इंटायर रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इंटरनल रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो ऑर्गन तक पहुंचती है उसमें काम करता है। मसल्स और कार्डियक फ्लेक्सस थोरेसिस, सोच लीजिए यहां से बैंड पाइप मतलब यानी हमारा लंग्स में जाने तक, और कार्डियक थोरेसिस यानी यहां से लेकर के यहां तक हमारा P1 का नंबर 1 रेमेडीज है। P1 अगर किसी को अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो नंबर 1 P1BE ऑक्सीजन को बढ़ा देगा। जो कोविड में ऑक्सीजन की जो डिफिशियंसी हो रही थी, तो आपको P1BE नंबर 1 रेमेडीज मान करके उसको डायलेट करके उसको पोटेंटाइज करके उसको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देने के बाद हमारा ऑक्सीजन को लेवल को बढ़ा दिया जाता था। तो जो हमारा कोविड का बैलेंस होता था, यानी ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होता था। कार्डियक थोरेसिस गैंग्लिया ऑफ द गैंग्लियनेटेड कॉर्ड, गैंग्लिया पे काम करता है। आप लोग गैंग्लिया मालूम होगा आपको, ठीक है। पेक्टोरल्स, बलगम, और कहता है इसको बलगम अगर किसी को नहीं निकलता है, वोपिंग कफ जैसा होता है, यानी चिपका जैसा दिख रहा है, बलगम है अंदर में, कफ है, लेकिन हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वैसे कंडीशंस में हमारा P1 नंबर 1 है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब ही होता है हमारा बलगम को निकालना। कहता ना डॉक्टर साहब एक्सपेक्टोरेंट सिरप लिख दीजिए, यानी कफ नहीं निकल रहा है उसको निकलने के लिए दे दीजिए जाए, ठीक है। पर प्रभावी और स्नायु, मस्कुलर और नर्वल रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी P1 हमारा नर्व पे भी काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारा कुछ इसमें प्लांट ऐसे हैं कि जो नर्व पे, तो हमारा जब कहा जाता है ना कि खराश हो रही है तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल तो बात की बात है, लेकिन ज्यादातर जो हो रहा है हमारा नर्वाइन प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पे P1 हमारा नंबर 1 रेमेडी होता है। एंटीफेगलेटिक्स लंग्स, एंटी ट्यूबिकुलर एंड प्राइमरी स्टेज, टीबी का फर्स्ट स्टेज
अभी बताया गया कि जिस तरह से हमारा कंडीशन चेंज होता है, कैटेगरी चेंज होता है, उसी तरह से हमारा पेट्रोला का भी कैटेगरी चेंज होता है। जैसे टीवी का फर्स्ट स्टेज है P1, सेकंड स्टेज है P2, तो उसी तरह से फर्स्ट स्टेज ऑफ द टीबी इसी तरह से कार्य करती है। श्वास यानी श्वास संस्थान के समस्त अवयव, श्वास लेने की जितने भी तकलीफें होती हैं, जितना भी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है उसे वर्क करता है, शक्ति देता है, उसको प्रदान कर शक्ति देता है, एनर्जी देता है। सांस लेने वाले में ट्रैकिया हो गया, और फिर नीचे मतलब क्या नहीं है आपको रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो फर्स्ट अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, इसमें आपको काम करता है। आपको फेफड़े को मुक्त होने के बाद शक्ति देने के लिए एवं फेफड़े को फैलाने के डायलेटेड और सिकुड़ने कॉन्ट्रैक्टेड में संतुलित के लिए P1। किसी को पता है कि आपको लंग्स सिकुड़ गया, लंग्स यानी छोटा हो गया है, तो उसमें भी काम करता है। लंग्स फैल गया है तो उसमें कोलैप्स हो गया है, तो उसमें भी काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया, लंग्स का अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा ये नंबर 1 रेमेडी होता है। जब अपर से जब कवर नहीं होता है तो नीचे चला जाता है, तब जाकर के सेकंड स्टेज मतलब जैसे जितना भी फ्लूइड जो जमा होता है तो हमारा नीचे में होता है, अपर में नहीं होता है। जितना भी फ्लूइड आप देखेंगे निमोनिया नाइटिस का जो देखेंगे आपको एक्शन यही साइड में दिखाएगा, दोनों नीचे का लोब में, लोअर लोब में बताता है, मिडिल में भी नहीं बताएगा, लोअर लोब में बताएगा। ठीक है, सिद्ध हुआ है, किंतु श्वास संस्थान के कष्टों में इसका प्रयोग करना तत्काल गुणकारी सिद्ध हुआ है, किंतु फेफड़ा पौष्टिक औषधि होने के कारण किसी भी उम्र के प्रणाली में स्त्री या पुरुष बताया जाता है कि हमारा किसी तरह के टीबी हो, चाहे तो बच्चे का हो, चाहे तो बड़े का हो, चाहे तो ओल्ड हो, चाहे तो लेडीज हो, चाहे कोई भी हो, एनी टाइप ऑफ द लंग्स इन्फेक्शन हमारा P1 नंबर 1 रेमेडीज है। P1 के साथ में P2 भी दे सकते हैं। P1 हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टेड ऑफ दिस डिजीज को फैलने नहीं देता है, यानी सबसे पहला इन्फेक्शन हमारा कहां से शुरू होता है टीबी का, हमारा यहीं से होता है, बाइंड पाइप से ही होता है। इम्यून सिस्टम लेस जो होता है बाइंड पाइप से सांस लेने, जैसे नजल पोलिप हो गया तो किसी का सांस लेने में तकलीफ होगा तो वहां से भी शुरू हो सकता है। तो P1 हमारा नजल पोलिप कैविटी में भी नंबर 1 रेमेडी माना जाता है, ये होता है। उसके बाद कहता है डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, जब ऑक्सीजन कम होती है तो क्या होता है, आवाज नहीं आ रही है, आ रही डॉक्टर साहब, हेलो गौरी साहब, हेलो डॉक्टर साहब, गौरी साहब, कि हमारा ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारा में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जो हमारा सीने में दर्द, बेचैनी कैसा होता था देख रहे थे कोविड में, सांस लेने नहीं आ रहा तो सीधा सीधा मतलब कि बेचैनी, घबराहट, पसीना, स्वेटिंग बहुत ज्यादा, एक्सेस, चक्कर, ये सब चीज आता था। क्यों, ऑक्सीजन की कमी से। वही ऑक्सीजन के लिए हम अगर लगा देते थे मशीन तो आपको वो नॉर्मल होता था, तो वहां पे नंबर 1 P माना जाता है इसको। हल्की मात्रा में, विभिन्न मात्राओं में अकेली आवश्यकता न सर H2 और C2 और बर्बन, H2 C2 बर्बन P1, ये जो एनी टाइप ऑफ द लंग्स इन्फेक्शंस H2 C2 बर्बन P1 BE, इतना अगर दे दिए तो आपको जितना भी गले में खराश हो गया, गले में कंजशन हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो गया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसमें आपको कवर करता है। उसके बाद करने सूखे हुए बलगम स्पॉटम को पिघलाकर तत्काल बाहर निकाल देता है ये। अगर इतना अगर दे दिए तो आपको आसानी से स्पॉटम जो कंजशन से हो रहा है, स्पॉटम नहीं निकल रहा है, चिपचिपा जैसा चिपका हो रहा है, उसमें आसानी से वो कवर कर लेता है। करने से सूखा बलगम को बाहर निकाल देती है एवं अपने प्रभावित अवयवों को प्रविष्ट कीटाणुओं को भी बाहर करके उन्हें अवयवों को संतुलित करती है। और कहता है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा, लंग्स है, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, यानी ट्यूबरकुलोसिस का भी अगर बैक्टीरिया अगर उसमें आ गया है तो वो भी ये बाहर निकालेगा। किसके थ्रू से, बर्बन के थ्रू से, क्योंकि बर्बन क्या है हमारा आसपासमोडियल एंटीबैक्टीरियल है, तो बैक्टीरिया के थ्रू से कहां से निकालेगा, 2 तरह से निकालेगा। एक तो अगर स्पॉटम आ रहा है तो कफ के थ्रू से निकलेगा, और दूसरा है जो है सो अगर मोशंस हो रहा है तो उसको मोशंस के थ्रू से, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू से बाहर निकालेगा उसको। उसके बाद कहता है सिंपल कफ, काली या कुकर खांसी, क्रोप और बॉपिंग कफ। बॉपिंग कफ का मतलब क्या होता है इस तरह से मतलब नहीं बोलता है उसको, यानी अंदर ऐसा दिख रहा है कि बलगम चिपका हुआ है लेकिन बाहर वो
नहीं निकल रहा। तो वैसे कंडीशंस में हमारा P1 नंबर 1 रेमेडीज माना जाता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ड्राई कफ, स्वर तंत्र की खराबी कारण बारंबार खांसी, कफ कांस्टेंट कॉज्ड बाय द इरिटेशन ऑफ द ईचिंग इन लैरिंग्स, यानी लैरिंग्स में अंदर में सांस लेने में यानी ईचिंग जैसा हो रहा है, कंजशन महसूस हो रहा है, जिसके कारण से खांसी हो रहा है। बोलते हैं ना बच्चा खांस रहा था, कंटिन्यू खांस रहा है, यानी ईचिंग जैसा होता है, इरिटेशन होता है, जब तक उसको बलगम अगर बाहर नहीं निकलता है, जब तक रिलैक्सेशन महसूस नहीं करता है। तो वैसे कंडीशंस में हमारा P1 नंबर 1 रेमेडीज है। ठीक है। उसके बाद कहता है तथा खांसी में अधिक सफेद बलगम आना, कहता ना किसी को बलगम सफेद आता है, व्हाइट बलगम आता है, किसी को पीला आता है, किसी को ग्रीनिश आता है, तो सबका कैटेगरी अलग अलग होता है। अगर व्हाइट हो रहा है तो सीधा लंग्स से इन्फेक्शन होता है, अगर पीला हो रहा है तो इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम एसिडिकल प्रॉब्लम के कारण होता है, कहता है कि सफरा निकल रहा है। क्यों होता है उसका, एसोफेगेसिटिस में उसको एसिडिटी बनता है, हाइपर एसिडिटी बनाने के बाद एसोफेगस और हमारा बैंड पाइप को मतलब ड्राई कर देता है, और ड्राई करने के बाद कुछ ना कुछ वहां पे बैक्टीरिया के रूप में एक केमिकल के रूप में एक लेयर बनाता है। लेयर बनाने के कारण क्या होता है, हमारा बैंड पाइप सिकुड़ जाता है, यानी हॉल उसका छोटा होने के कारण जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए, जितना हम सांस लेना चाहिए फुल करके, उतना वहां तक नहीं ले पाते, जिसके कारण से हमारा लंग्स जितना कैपेसिटी में सिकुड़ना और फैलना चाहिए उसमें अब नॉर्मल रहता है। अब नॉर्मल रहने के कारण हमारे धीरे धीरे इम्यून सिस्टम वीक होते चला जाता है, और जिसके कारण से हमारा क्या होता है, लंग्स इन्फेक्शन, निमोनिया आने का चांस होने के बाद हमारा ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण बन जाता है। ठीक है। उसके बाद S1 या S2 या C1 या C2 पहले बता चुके हैं कि S1 का रिलेटेड रहेगा। अब जैसे बनाते हैं हम सिंथेसिस बनाते हैं, सिंथेसिस नंबर 1 है। सिंथेसिस बोले तो हमारा इलेक्ट्रोपैथी का पूरे रेमेडीज को मिला करके बनाया जाता है। S1, C1, P1, Win1, Ver1, A1, ये L1, F1, ये पूरा मिला करके बनाया जाता है। सोच लीजिए कि S1 और C1 दे रहे हैं तो हमारा पूरा सेल्स पे काम करने वाला है, P1 दे रहे हैं तो हमारा अपर ट्रैक इन्फेक्शन मतलब रिस्पिरेटरी ट्रैक पे काम करने वाला है, L1 दे रहे हैं तो हमारा कहाँ काम कर रहा है, लिम्फ पे काम करने वाला है, Win1 हमारा एक्यूट इन्फेक्शन पे काम कर रहा है, Ver1 हमारा स्पास्मोडिक काम कर रहा है, एंटीबैक्टीरियल डाइजेशन, फूड में जितना भी हमारा बैक्टीरिया जो पला हुआ है, वर्म वगैरह जितना भी, जिसके कारण से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा बिल्कुल वो कवर करता हो। तो हमारा सिंथेसिस उसी तरह से बताता है। S1 C1 अगर दे रहे हैं तो S1 C1 के ग्रुप से बना दीजिए आप। अगर S2 C2 दे रहे हैं तो आप देख लीजिए, पहले सेल्स पे काम कर रहा है, दूसरा टिश्यू पे काम करेगा। S2 C2 A2 Win2 Ver2 L2 B इस तरह से अगर दे रहे हैं तो हमारा एक तरह से कंप्लीटली ऑर्गन पे, टिश्यू पे काम करना शुरू कर दिया। पहला हमारा सेल्स पे काम करा, दूसरा अगर स्टेज में जा रहे हैं तो हम टिश्यू पे काम कर रहा है। तो अगर S2 C2 A2 P2 दे देते हैं तो हमारा लंग्स का सेकंड लेयर में चला गया। P1 दे रहे हैं फर्स्ट लेयर में है, P2 दे रहे हैं सेकंड लेयर में चला गया। जब अगर ऊपर का इन्फेक्शन नहीं महसूस हो रहा है, अगर एक्सरे करा रहे हैं, नीचे में आ रहा है, लोअर लोब में आ रहा है, मिडिल लोब में आ रहा है, लंग्स में हमारा नंबर 1 P2, ऊपर में आ रहा है, गले में खराश आ रहा है, वुपिंग कफ आ रहा है, कफ नहीं निकल रहा है, बलगम चिपका हुआ है, P1। तो इस तरह से हम अगर पढ़ेंगे तो हमारा कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अल्सरेटिव एक्यूट क्रोनिक रूमेटिक लायरेंजाइटिस और इन्फ्लेमेटरी ऑन द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड मतलब जिसको आवाज, जिसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, जहां से आवाज बनता है, वोकल पाइप वोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो वहां भी अगर इन्फेक्शन आता है तो लॉस ऑफ वॉइस, आवाज को बैठ जाना, आवाज बैठ जा रहा है, क्या देना है, P1 नंबर 1 रेमेडीज होता है। P1 के साथ में आप क्या ऐड करना है, वो आपका सपोर्टिव मेडिसिन में है। P1 के साथ में S1 दे दीजिए, S1 के साथ में C13 दे दीजिए, C13 के साथ में BE दे दीजिए, या बाई दे दीजिए, या RE दे दीजिए उसके हिसाब से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का तो बताया था मैं। BE तो बर्निंग ब्लड का, बाई है निगेटिव करना, बहुत ज्यादा मतलब यानी हो रहा है तो ज्यादा, स्पोटम नहीं निकल रहा है, RE दे सकते हैं, उसको निकाल देगा, बिल्कुल डायलेट करके बाहर निकाल देगा उसको। उसके बाद कहता क्रॉनिक रोमेटिज्म लैरिंग्स। अब देख लीजिए यहाँ पे रोमेटिज्म और लैरिंग्स आ रहा है। सोच लीजिए रोमेटिज्म मतलब यानी जॉइंट पेन से रिलेटेड होता है, लैरिंग्स हमारा मतलब क्या हो रहा है, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, वो उसका भी रिलेटेड है। किसी को अगर कंटिन्यू जोड़ों में दर्द हो रहा है तो इम्यून सिस्टम वीक होने के बाद उसका फर्स्ट एक्शन हमारा ऑक्सीजन लेस पे होता है, हमेशा उसको फीवर बनेगा,
फीवर बनने के कारण बेचैनी होगा, जिसके कारण से उसको खाना डाइजेस्ट कम होगा, एसिडिकल प्रॉब्लम होने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम लेस होगा, और जब लेस होगा तो 101% आपको रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बनने का चांस रहेगा। इसलिए ज़ईफ लोगों को ज्वाइंटों में दर्द होते होते खांसी शुरू हो जाता है। जब खांसी शुरू होता है, जब उसको एक्सरे करवाते हैं तो लिख देता निमोनिया। निमोनिया से भी अगर ज्यादा हो गया तो प्लेरियल फ्यूजन लिख दिया, यानी लंग्स में पानी आ गया। जितना एज अगर बढ़ेगा और ज्वाइंट में दर्द रहेगा, ज्वाइंट में दर्द होने के बाद हमारा पेन किलर चालू हो जाता है। जब पेन किलर चालू होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अब नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम होता है वो। ठीक है, रेमेडीज में एस्टेन A1, F1 और WE के साथ जीर्ण खांसी, यानी अगर पुराना खांसी हो रही है, जीर्ण का मतलब होता है पुराना, क्रॉनिकल कफ, तो एस्टेन A3, F1, P1, बर्बन W। एस्टेन A3 के साथ में A1 भी दे सकते हैं, A3 भी दे सकते हैं। ठीक है, F1, बर्बन, P1, W। इसके साथ में आपको अगर स्नीजिंग के साथ में आ रहा है, कफ भी आ रहा है और छींक भी आ रहा है, तो S1, C1, A1, F1, RE। S1, C1, A1, F1, बर्बन, RE। अगर ये दे दिए तो आपको स्नीजिंग कम हो जाता है, कफ कम हो जाता है उसमें आपको। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। वाइब्रेशनल डिफिकल्टी, स्वेलिंग और गले प्रवाह के थ्रोट इन्फ्लामेशन, थ्रोट गले में स्वेलिंग जैसा दिख रहा है, हैवीनेस जैसा दिख रहा है, आवाज पूरा क्लियर नहीं निकल रहा है, P1 का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए हर जगह बताया गया, क्या बताया गया है, P1 के साथ में F2। ओरल के लिए F1 बताया गया है, एप्लीकेशन के लिए F2, और उसके साथ में लिम्फ के प्रॉब्लम अगर होने का चांस रहा L2। और अगर स्वेलिंग को कम करना है, दो तरह की स्वेलिंग हो, एरिया वाइज अगर है तो हम बाई दे सकते हैं उसको। अगर एरिया वाइज नहीं है, एक जगह लूंडे के जैसा बना हुआ है, RE दे सकते हैं, RE GE। तो इसमें RE दे सकते हैं या GE दे सकते हैं, RE या GE। अगर पस निकलने के चांसेस में जैसा दिख रहा है तो हमारा RE, अगर उसको दवा देना है, सप्रेस कर देना है, GE नंबर 1 रेमेडीज होता है। ठीक है, फेफड़ों के आवरण में पानी भरना, पिलुरिसी बोले ना अभी, कि अगर फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में चला जाता है, पिलुरिसी हो जाता है, प्लेरियल फ्यूजन होता है, लंग्स में पानी आ जाता है, उसके साथ में भी हमारा नंबर 1 रेमेडीज होता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड ओडिमा ऑफ द लंग्स, ओडिमा ऑफ द लंग्स यानी लंग्स को स्वेलिंग हो जाना। कहीं पे भी ओडिमा की बात आती है तो सीधा लफ्ज एक ही बात होता है, क्या हमारा उसमें वहां पे पानी बनने का चांस होता है, ये चीज होता है। और फेफड़े वायु प्रणाली के सचिव फर्स्ट स्टेज ऑफ द पल्मोनरी एंड द ब्रोंकाइटिस, पैचेज कहता है ना, पैचेज बता रहा है, यानी लंग्स में पैची आ गया है, यानी धब्बा आ गया है। फर्स्ट स्टेज के लिए आपको नंबर 1 P1, सेकंड स्टेज के लिए हमारा P2। तो ब्रोंकाइटिस में नंबर 1 आपको ब्रोंकाइटिस जो है सो निमोनिया का फर्स्ट स्टेज, ब्रोंकाइटिस के बाद निमोनिया, निमोनिया के बाद कॉक्स बोले तो टीबी से और बिगड़ा तो लंग्स कैंसर। तो हमारा अगर ब्रोंकाइटिस आ रहा नंबर 1 P1। ठीक है, उसके बाद का था पल्मोनरी एंड ब्रोंकियल पैचेज, आदि में आवश्यकता विभिन्न मात्राओं में S1, S7 या S8। S7 का आपको कंबाइंड रेमेडीज है तो उसको बताएंगे तो बताया जाएगा, लिख सकते हैं S1, S7, F1, C1 और WE। S1, S7, F1, C1, WE। ये जो है सो प्लेरियल फ्यूजन, लंग्स में इन्फेक्शन मतलब कहने होता है, एडिमा जो होता है लंग्स एडिमा, उसमें आपको काम आता है। बी के साथ P1 के साथ प्रयोग करने से तत्काल लाभ होता है। पेचिस, डिसेंट्री और बच्चों को दांत निकलने के विभिन्न मात्राओं में एस्टन और C13। कहता है कि लंग्स इन्फेक्शन जब होता है, और कई कैटेगरी में मिलता है कि कोई बच्चे चाइल्ड होता है जो डिसेंट्री होता है, डिटेंशंस यानी दांत निकलने के समय पेचिस होता है, तो उस वक्त भी हमारा P इम्पॉर्टेंट रेमेडीज होता है, क्योंकि जब डिसेंट्री होता है तो हमारा इंटेस्टाइनल के कुछ एरिया में सेल्स डैमेज हो जाता है। तो हमारा सेल अभी P बताया गया है कि P इज द टिश्यूज हीलर, सेल्स हीलर, तो वहां पे भी हमको हील करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो एस्टेन और C13 के साथ में अगर P1 दे दिया जाता है तो उसको दांत भी आसानी से निकल जाता है और मोशंस भी
रुक जाता है उसका। इसके साथ प्रयोग करने से देखना चाहिए कि इसके अतिरिक्त पर ऊपर बंदी सही पर आधार पर उम्र के अनुपात में आवश्यकतानुसार 1 बूंद अर्क के 4। अगर किसी को भी अगर इम्यून सिस्टम कंटिन्यू में रखना है तो हमको P1 का 1 ड्रॉप एक दिन में एक बार लेना होगा। नॉर्मल इंसान कोई भी आप ले सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव करते हैं तो हमारा जितना भी बैक्टीरिया जो होता है तो हमारा सबसे पहले हमारा लैरिंग्स फायरिंग्स में ही जाकर के अटैक करे हुए रहता है, चिपका हुआ रहता है, बलगम के रूप में चिपका हुआ रहता है। जो खांसी आती है नहीं निकलता है तो हम उसको कभी कभी निगल भी जाते हैं, नहीं तो बाहर करते हैं, बाहर करने का कोशिश करते हैं तो वो बाहर नहीं होता है, तो जिसके कारण से हमारा ये सेकंड स्टेज में जाने का चांस रहता है। इसीलिए P1 एवरी पर्सन को लेना है। इसीलिए मैं बताया था, क्या बताया, सिंथेसिस द सेकंड डायल्यूशन, और उसमें W आपको हमेशा लेना है डॉक्टर लोग के लिए। तो सिंथेसिस में हमारा क्या है, S1 C1 L1 P1 N1 Ver1 है ना, तो पूरे है ना इसमें, तो पूरे हमारा आ गया ना इसमें। तो फर्स्ट स्टेज प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है, जो बीमारी आने वाला है वो हमारे बीमारी को रोक देना। समझ रहे ना, वैक्सीन हम क्यों ले रहे हैं, क्यों, इसलिए वो बीमारी से हमारा छुटकारा मिले, वहां तक हमारा बीमारी से हम उस चीज से लड़ सके, इसलिए मतलब कहीं बोला जाता है उसको, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि P1 हमारा ये नंबर रेमेडीज कहाँ था, सेल्स हीलर्स, टिश्यू हीलर, अपर रिस्पिरेटरी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, प्लेरिसी, प्लेरियल फ्यूजन, ये सब में हमारा नंबर 1 रेमेडीज माना जाता है। तो ये जो था हमारा नंबर 1 P1 का एक्शन था आपको, ठीक है। अब जो चलते हैं हमारा P2 भी बहुत है, P1 से ज्यादा अफेक्टेड जैसे P2 होता है आपको। साके तो उसको ये करो, कैंसिल कर दो, फिर से करना उसको, सिर्फ